स्वागत है आपका भानु फिजिक्स पॉइंट में। कक्षा 12 की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। इससे पहले हमने किसी आवेश के कारण अन्य आवेश पर लगने वाले बल का परिकलन कूलाम नियम की सहायता से किया और आवेशों के निकाय द्वारा किसी एक आवेश पर लगने वाले बल का परिकलन हम कूलाम नियम और अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से कर सकते हैं। बाद में प्रश्न हमारे पास ये उठता है कि जब कोई दो आवेश जो आपस में संपर्कित नहीं है फिर भी वो एक दूसरे को किस प्रकार आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक आवेश को दूसरे आवेश की उपस्थिति का अनुभव कैसे होता है। तो इस समस्या के हल के लिए वैज्ञानिक फेराडे ने एक अवधारणा प्रस्तुत की और उनकी अवधारणा के अनुसार प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें उपस्थित अन्य आवेश के साथ वह अंतःक्रिया करता है जिससे उस आवेश को उसकी उपस्थिति का अनुभव होता है। उस क्षेत्र को हमने वैज्ञानिक फेराडे ने नाम दिया विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को हम और सरल भाषा में इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करे, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। अब बात आती है कि इसे गणितीय रूप में किस तरह से प्रदर्शित किया जाए। तो गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, गणितीय रूप में हमें विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर उपस्थित एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। क्लियर है? तो ये बात हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किस तरह से परिभाषित कर पा रहे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर उपस्थित एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा उस परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही होती है। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि यदि किसी बिंदु पर उपस्थित परीक्षण धनावेश Q0 पर, परीक्षण धनावेश Q0 को हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये एक ऐसा अति अल्प आवेश होता है जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और विद्युत क्षेत्र में इसकी उपस्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित नहीं करती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F सदिश है। लगने वाला बल कितना है? F सदिश है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम E सदिश द्वारा प्रदर्शित करते हैं वो होगी F सदिश बट्टा Q0। ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये आवेश अत्यल्प होता है तो इसे हम और परिशुद्ध रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि E सदिश बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F सदिश अपॉन Q0। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस समीकरण द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसी राशि है? सदिश। विद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है। बाद में बात आती है कि इसकी इकाई क्या है। तो इकाई के रूप में आप यहां देख सकते हैं बल बट्टा आवेश। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। आवेश की इकाई के रूप में हमने कूलाम को चुना है। ठीक है। इस सूत्र के अनुसार या इस समीकरण के अनुसार इकाई हमारे पास क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। आगे की कक्षाओं में हम विद्युत क्षेत्र
और विद्युत विभव के बीच में एक संबंध देखेंगे, उसके आधार पर इसकी इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम, और इसके अलावा इसकी एक अतिरिक्त इकाई, वो भी ऐसा इकाई है, वोल्ट प्रति मीटर। बात आती है इसकी विमा की, तो विमा ज्ञात करने के बारे में हम कक्षा 11 में देख चुके हैं कि अगर हमें किसी भौतिक राशि का अन्य भौतिक राशि के साथ संबंध पता है तो हम उसकी विमा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र का बल और आवेश के साथ संबंध हमें पता है, तो हम क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की विमा बल की विमा बट्टा आवेश की विमा। तो बल की विमा हम जानते हैं m1 L1 T-2, और आवेश की विमा क्या होती है AT। तो आपके पास विमा आ जाएगी m1 L1 T-3 A-1। तो विद्युत क्षेत्र की जो विमा है वो आ गई आपके पास m1 L1 T-3 A-1। क्लियर, ये बात हो गई विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विमा की, विद्युत क्षेत्र का किस तरह का समीकरण हमें प्रयुक्त करना है। ठीक है, अब अगर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाए तो उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल कितना होगा। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र है क्या, एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल। तो अगर हम किसी Q परिमाण के आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, F बराबर Q/E, और सदिश रूप में, ठीक है, F बराबर Q इंटू E। अब यदि आवेश पॉजिटिव है, जैसे कि ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, E सदिश, यहां हमने एक पॉजिटिव आवेश रखा है, तो इस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, QE। यानी कि विद्युत क्षेत्र में अगर आपने धनावेश रखा है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। और इसके विपरीत अगर हमने इसमें ऋणावेश रख दिया है, ऋणावेश अगर हमने इसमें रख दिया है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है और बल की दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। किसी विद्युत क्षेत्र E में Q परिमाण के आवेश को रखने पर उस पर लगने वाला बल F = QE। दिशा अगर धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अगर ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्लियर। इसके बाद बात आती है कि बिंदुवत या गोलीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर आपके पास कोई आवेश है जो बिंदुवत है या फिर गोलीय आवेश वितरण है, यानी कि आप ये कह सकते हो इस तरह से आवेश का वितरण है या गोलीय रूप में है, और इसके विपरीत अगर ऋणात्मक है तो हम ये कह सकते हैं कि धनावेश बिंदुवत गोलीय आवेश वितरण, जिसमें आवेश कैसा होना चाहिए, धनावेश, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर, यानी त्रिज्या की दिशा में आवेश से बाहर की ओर, और इसके विपरीत अगर ऋणावेश है तो दिशा त्रिज्यीय आवेश के अंदर की ओर। तो ये बात हो गई बिंदुवत या गोलीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की। अब हम परिभाषा से, या आप कह सकते हो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम ज्ञात करेंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो हम कह सकते हैं, हेडिंग हमारी है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए देखिए, किसी स्विच बिंदु O पर एक धनावेशित आवेश कैपिटल Q हमने चुना है, रखा है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। पूरा प्रोसीजर आप समझिए। बिंदु O पर
धनात्मक आवेश Q रखा है और उससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करने के लिए हम यहां पर एक अत्यल्प परीक्षण धनावेश Q नोट को रखेंगे, ठीक है। और अब हम कह सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण Q नोट पर बल F सदिश बराबर, इस बल का मान हम कूलाम नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। ये इसका परिमाण हो गया। और दिशा, धनावेशित कण है, दोनों धनावेशित कण है, तो इसकी दिशा क्या होगी, त्रिज्य बाहर की ओर, और इस दिशा को हम निरूपित कर सकते हैं OP केप या फिर R केप की सहायता से। R केप क्या है, OP सदिश की दिशा में एकांक सदिश। क्लियर है। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, परिभाषा क्या है हम देख चुके हैं कि E सदिश बराबर क्या होता है, F सदिश अपॉन Q नोट। तो रख दे मान, तो E सदिश बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन R स्क्वायर R केप अपॉन Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो E सदिश बराबर कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर R। तो ये एक बिंदु आवेश Q के कारण आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। अब यदि यहां धनावेश की बजाय ऋणावेश होता तो देखिए, ऋणावेश होने पर हम जानते हैं कि Q नोट पर लगने वाले बल की दिशा किधर होती, अंदर की ओर। तो हम क्या कह सकते हैं, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं होगा, केवल दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित। तो वहां पे आ जाएगा E सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर, और दिशा हो जाएगी विपरीत। ठीक है, तो ये बात होगी ऋणात्मक धनावेशित कण के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर R केप, और ऋणावेशित के कारण परिमाण समान होगा, दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। क्लियर है। अब इन दोनों ही व्यंजकों से हमारे पास एक रिलेशन आया है कि किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का क्या रिलेशन है, 1/R स्क्वायर के समानुपाती। ठीक है, अब हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के रूप में किस तरह से निरूपित कर सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ। हमारे पास रिलेशन आया है E सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर R के, यानी कि E जो है वो समानुपाती है R स्क्वायर के। तो हम E तथा R के मध्य वक्र किस तरह का होगा वो देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र और दूरी। देखिए, अगर इस तरह का रिलेशन है तो जो ग्राफ आता है वो होता है आयतीय अतिपरवलय, यानी इस प्रकार का वक्र हमें प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा ग्राफ अगर हम E
और 1/r² के मध्य बनाना चाहें तो ये ग्राफ कैसा होगा? देखिए इन दोनों में सीधा सरल रेखीय संबंध है, तो ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखीय। लेकिन देखिए कई किताबों में इसे 0 से शुरू कर रखा है। 0 से शुरू करने के लिए क्या होगा, यानी इसका मान 0 कब होगा? 1/r² का मान 0 कब होगा? जब r का मान क्या हो? अनंत, जो कि अपरिभाषित है, इसलिए हम इसको डैश डैश से निरूपित कर देते हैं। तो ये दो हमारे पास वक्र आ गए। अब अगर जो आवेश कैपिटल Q है वो निर्वात में उपस्थित ना होकर एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाले किसी माध्यम में हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो हम कह सकते हैं माध्यम में विद्युत क्षेत्र, माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होगा इसको देख लीजिए। तो यहां पे हम जानते हैं कि माध्यम होगा जिसकी परावैद्युतांक कितना है? परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है। तो पहले तो बल कितना हो जाएगा? F मीडियम वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन लिख सकते हो, Q कैपिटल Q नॉट r², अतः E मीडियम वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा? F मीडियम वेक्टर अपॉन Q नॉट, और ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r² r²। और एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, तो E मीडियम जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q अपॉन r² r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² r² क्या है? निर्वात की तीव्रता, तो ये आ जाएगा E अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया माध्यम में विद्युत क्षेत्र के लिए। अब देखिए ये बात हो गई किसी एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की। अब अगर हमारे पास आवेशों का निकाय हो तो आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन जो है हम अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। देखिए जनरली हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। क्लियर है? तो अगर जिस प्रकार हमने एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया है, वैसे ही अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से हम आवेशों के निकाय के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत जो हमने बल के लिए कहा था वही टर्म हम यहां यूज कर सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी मान प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। रिपीट करता हूं, किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर है? ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास n आवेशों का एक निकाय है, ठीक है, जो कि और एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। Q1 है, Q2 है, Qn है, R1, R2, Rn। बिंदु P के लिए R01, R02, R0n
तो यहां पे हमने परीक्षण आवेश रखा है, तो ये होगा ई नॉट एन वेक्टर, ये होगा ई नॉट 1 वेक्टर, और ये होगा ई नॉट 2 वेक्टर। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या कह सकते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम क्या कह सकते हैं, एन आवेशों के कारण P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E सदिश बराबर, अध्यारोपण के सिद्धांत से सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग। तो आप कह सकते हो E1 प्लस E2 E01 E02 E03 E04 E0n। तो E सदिश बराबर E01 कितना है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R01 स्क्वायर R01 के प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R02 स्क्वायर R02 कैप और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/R0n स्क्वायर R0n कैप। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि एकांक सदिश जो है उसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, चूंकि R01 केप जो है वो होगा R01 वेक्टर अपॉन R01 का परिमाण। तो अतः E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, Q1/R01 क्यूब R01 सदिश प्लस Q2/R02 क्यूब R02 सदिश Qn/R0n क्यूब R0n सदिश। इसको हम सम्मिलित रूप में क्या लिख सकते हैं, E सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल्स टू 1 से n Qi/R0i क्यूब R0i सदिश। तो ये हो गया हमारे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। इसका परिकलन भी हम अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से कर सकते हैं। जो हमारा बल वाला सेक्शन था, अध्यारोपण के सिद्धांत से अनेक आवेशों के कारण बल, बहुल आवेशों के कारण बल, और ये दोनों ही वेक्टर एडिशन से होते हैं। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब वेक्टर एडिशन को इंक्लूड करते हुए एक एक क्वेश्चन को आराम से समझते हुए करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।